हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव स्नेही और आज हम 27 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। और इस पेपर में जितने भी न्यूज़ हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स के अकॉर्डिंग अरेंज करके और टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अरेंज करके हम इसको देखेंगे। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि मेंस एंड प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से, जहाँ पर इजराइल ने ईरान के मिलिट्री साइट्स पर अटैक करा है। ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट है बहुत टाइम से चल रहा है एंड रिसेंटली इसमें एक बहुत बड़ा एस्केलेशन देखने को मिला है। इस न्यूज़ को समझने से पहले दो तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि अभी रिसेंटली न्यूज़ क्या है कि इजराइल ने ईरानियन कुछ मिलिट्री टारगेट्स पर अटैक करा है। बट इन सारी न्यूज़ को समझने के लिए हमारे पास एक मैप्स की ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक प्लेसेस इन न्यूज़ टॉपिक का पार्ट बन जाता है। और यहाँ पे डायरेक्टली प्रीलिम्स में इन प्लेसेस के ऊपर ज्योग्राफी पूछकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार समझते हैं इस ज्योग्राफी को और फिर ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है ये भी हमें समझ में आएगी। तो ये जो पूरा रीजन आपको अभी मैप पर दिख रहा है, इसको जो यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है इसको बोलते हैं मिडल ईस्ट। लेकिन इंडिया के लिए ये मिडल ईस्ट नहीं है, इंडिया के लिए ये वेस्ट एशिया है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा रीजन है ये एशियन कॉन्टिनेंट के वेस्ट में आता है, लेकिन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के लिए ये उनके ईस्ट डायरेक्शन में आता है, इसलिए वो उसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं और हम इसको वेस्ट एशिया बोलते हैं। तो इस मैप में आपको डेफिनेटली बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि ये पूरा रीजन एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। ये ऑरेंज कलर में जो रीजन है ये इजराइल है, जो कि एक कंट्री है। उसके अलावा जो ग्रीन कलर में जोन यहाँ पे आइडेंटिफाइड है, ये दोनों पैलेस्टीन का पार्ट है। ठीक है, तो पैलेस्टीन सिर्फ एक जगह नहीं है, पैलेस्टीन दो पार्ट्स में बटा हुआ है बेसिकली। जो ये वाला पोर्शन है पैलेस्टीन का, उसको हम कहते हैं गाजा, गाजा स्ट्रिप। और ये राइट वाला जो पोर्शन है उसको बोला जाता है वेस्ट बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इन पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको अरेंज करने के लिए आपको बोला जा सकता है। उसके अलावा आपको और कौन से जोग्राफिकल फीचर्स यहाँ पे दिख रहे हैं? सी, जो ये वाला रीजन है इसराइल के इस साइड, ये साइनाई पेनिनसुला है। ये साइनाई पेनिनसुला है जो कि इजिप्ट का पार्ट है। उसके अलावा इसराइल के राइट हैंड साइड में जो कंट्री है वो कौन सी है? जॉर्डन। ये ऐसे अरेंजमेंट करने पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसराइल के नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? सी, इसराइल के साउथ में है इजिप्ट। इसराइल के तुरंत जो एग्जैक्ट नेबरहुड है उसमें पैलेस्टीन है, जहाँ पे वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप है। इसराइल के राइट हैंड साइड में है जॉर्डन। इसराइल के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है सीरिया। और इसराइल के नॉर्थ में है लेबनन। ये पूरी ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए। और ये जो सी हमें दिख रहा है, ये पूरा सी, ये है मेडिटेरेनियन सी। ओके, ये है मेडिटेरेनियन सी। नाउ ये सारी चीज़ें जानने के बाद अब हम और न्यूज़ पे आते हैं। फॉर एग्जांपल, ये है लेबनान का मैप, जो मैंने आपको बताया था इसराइल के नॉर्थ में है। अब लेबनान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है बेरूत। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आपको सिटीज़ का नाम दे देंगे और उनको बोलेंगे कि नॉर्थ टू साउथ उनको अरेंज करो, या फिर ये बोल देंगे कि इनमें से कौन कौन सी सिटीज़ मेडिटेरेनियन सी के साथ लगती है। तो डेफिनेटली बेरूत जो है वो मेडिटेरेनियन सी के साथ अटैच्ड है। उसके अलावा इसराइल में भी कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जिसका आपको नाम पता होना चाहिए, जैसे हाइफा। ये पूरा इसराइल का मैप है और इसराइल के नॉर्थ में है हाइफा और बीच में है तेल अवीव, और राइट साइड में यहाँ पे जेरूसलम भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर है जेरूसलम। ठीक है, तो यहाँ पे जेरूसलम है, यहाँ पे तेल अवीव है और ऊपर है हाइफा। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब क्योंकि लेबनान जो है वो इसराइल के नॉर्थ में है, तो लेबनान की जो कैपिटल बेरूत है वो इसराइल के नॉर्थ में होगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि हाइफा, तेल अवीव, जेरूसलम और लेबनान, इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। तो दैट इज़ हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड। उसके अलावा और कुछ जोग्राफिकल फीचर्स हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर है सी ऑफ गैलिली। यहाँ पर क्या है? सी ऑफ गैलिली। और इसके नीचे है डेड सी, जो जॉर्डन और इसराइल के बीच में है। ठीक है, जो डेड सी है वो इसराइल और जॉर्डन के बीच में है, और जो सी ऑफ गैलिली था ये इसराइल और सीरिया के बीच में है। ये दोनों डिफरेंस हमें पता होने चाहिए। और देखो, ऊपर की साइड तो सी ऑफ गैलिली है, नीचे की साइड डेड सी है। इन दोनों को जो कनेक्ट कर रही है रिवर, वो है उस रिवर का बेसिकली नाम है जॉर्डन रिवर। वो इस कंट्री के नेम पर ही बेस्ड है। इस रिवर का नाम है जॉर्डन रिवर। ये जितने भी मैंने आपको ज्योग्राफिकल फीचर्स बताए हैं, इन पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि इसराइल का जो नॉर्दर्न पोर्शन है और जो सीरिया का पोर्शन है, इन दोनों के बीच में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जिसको कहते हैं गोलन हाइट्स।
ये गोलन हाइट्स एक रगेड, थोड़ा सा एरिड, सूखा हुआ पहाड़ों का इलाका है जहाँ पे बहुत टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब वापस आते हैं कि हो क्या रहा है। सी जो लेबनन है, जो इसराइल के नॉर्थ में कंट्री है, वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है हेजबुल्ला, वो यहाँ पे मेंशन भी है। वो हेजबुल्ला एक ऑर्गेनाइजेशन है। अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन स्टेट का बेसिकली बहुत ही सिंपल मतलब है कि वो किसी एक कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करती। ठीक है, तो वो एक नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लेबनन में है। तो लेबनन इसराइल के ऊपर है, जिसके अंदर हेजबुल्ला है। और हेजबुल्ला को बनाया किसने है? ईरान ने। तो ईरान उसको बैक करता है। तो और हेजबुल्ला जो है वो इसराइल के अंदर अटैक्स करती है। वैसे ही ईरान भी हेजबुल्ला के थ्रू और डायरेक्टली भी इसराइल के अंदर अटैक करता है। और वैसे ही ईरान के ऊपर अटैक करने पर इसराइल ने अब रिटेलिएट भी करा है। तो ये ओवरऑल सिलसिला चलता रहा है। जो मेन यहाँ पे पोजीशन है वो बहुत ही ऑब्वियस है कि ईरान और हेजबुल्ला, लेबनन, जॉर्डन, इजिप्ट, इसराइल के अराउंड जितने भी कंट्रीज़ हैं वो पैलेस्टीन की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सपोर्ट करती है। और वो क्लेम कर रही है कि इसराइल उन दोनों को वायलेट कर रहा है। और यहीं पे ये चीज़ें चल रही है। तो जो अभी करंट मैप मैंने आपको दिखाया, ये वाला इसराइल का, जिसमें जो ग्रीन वाले पोर्शन है वेस्ट बैंक का और गाज़ा का, ये दोनों पैलेस्टीन को दिए गए हैं। और जो रेड वाला पोर्शन है ये इसराइल के पास है। ये जो मैप है ये कहाँ से आया है? ये 2 स्टेट सोल्यूशन का पार्ट है। और 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट अकॉर्ड्स या फिर ट्रीटीज साइन हुई थी। इसका एक नाम है कैम्प डेविड अकॉर्ड, जो कि 1978 में था। और 1993 में जो ऑस्लो अकॉर्ड था, ऑस्लो बाय द वे नॉर्वे में एक सिटी है, ऑस्लो अकॉर्ड जो है उसने फाइनली 2 स्टेट सोल्यूशन को एक प्रोफेशनल ट्रीटी के अकॉर्डिंग मान लिया था। और उसी के अकॉर्डिंग ये मैप निकल के आता है। बट जो ग्राउंड रियलिटी है वो काफ़ी डिफरेंट है। ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट क्यों है? क्योंकि जो वेस्ट बैंक वाला रीजन है, यहाँ पे इसराइल ने अपनी बहुत सारी सेटलमेंट्स बिठा ली है। तो जो वेस्ट बैंक वाला जो पैलेस्टीन का एरिया है उसका मैप ऐसा नहीं दिखता अब, उसका मैप ऐसा दिखता है। ये जितने भी रेड कलर है, ये पूरा रेड कलर इसराइल के सेटलमेंट्स हैं। ठीक है, तो एक तरह से वेस्ट बैंक का बहुत सारा एरिया वो है जहाँ पे इजरायली लोग अभी भी जाके रहते हैं। और यहीं पे पूरा और ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट है कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बिकॉज अब जो आसपास वाली कंट्रीज़ है वो ये बोल रही है कि इजरायली सेटलमेंट्स जो वेस्ट बैंक्स के अंदर है उसको निकलना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकली 2 स्टेट सोल्यूशन के अकॉर्डिंग एक पैलेस्टीन स्टेट है। और इंडिया की भी ऑफिशियल पोजीशन यही है कि हम भी 2 स्टेट सोल्यूशन को ही सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये प्लेस इन न्यूज़ है, इस पर डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पर क्या है कि इंडिया ने इस पर एक कॉमेंट दिया है, क्योंकि अभी इसराइल और ईरान के बीच में बहुत ज़्यादा हैवी फायर एक्सचेंज हो रहा है। तो ईरान और इसराइल के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इस पे इंडिया ने एक ओपिनियन प्रोड्यूस करा है, जिसमें उन्होंने बोला है कि वेस्ट एशिया में जो हॉस्टिलिटीज़ बढ़ती जा रही है। देखो, इंडिया ने जो है वेस्ट एशिया शब्द यूज़ करा है क्योंकि ये पूरा जो रीजन है ये वेस्ट एशिया का पार्ट आता है। जो एशिया है उसके ये वेस्टर्न पोर्शन को रिफ्लेक्ट करता है। वहीं जो यूरोपियन या फिर अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन लोग हैं वो इसको मिडिल ईस्ट बोलेंगे क्योंकि ये उनके ईस्ट में पड़ता है। एनीवे, इंडिया ने बोला है कि जो हॉस्टिलिटीज़ या जो कॉन्फ्लिक्ट वेस्ट एशिया में बढ़ रहा है वो बहुत ही कंसर्न का बात है। एंड सब पार्टीज़ को बोला कि वो डिप्लोमेसी को ही यूज़ करें, वायलेंस को यूज़ ना करें। अब एक चीज़ और हमारे क्वेश्चन में आएगी कि इंडिया क्यों कंसर्न्ड है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। वेल, ओवरऑल हम चाहते हैं कि ओवरऑल पीस एंड प्रोस्पेरिटी पूरे वर्ल्ड में हो, बट वो इकलौता एक एम नहीं है। दूसरा एक एम ये भी है कि इस रीजन में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, स्पेशली जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाला रीजन है। ये जो पूरा वेस्ट एशिया है ना, इसका एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम कहते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें आता है सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। ये जो रीजन है यहाँ पे अराउंड 9 मिलियंस इंडियन रहते हैं। 9 मिलियंस हो गए 90 लाख। इतने सारे इंडियंस वहाँ पे रहते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाले रीजन में। और यहाँ पे वी कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल भी रहा है। तो ये आपको डिटेल पता होनी चाहिए। ये चीज़ प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। मेंस में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि इंडिया का रोल क्या है, इंडिया का स्कोप क्या है वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर, तब आपको ये फिगर मेंशन करना पड़ेगा। और गल्फ कोऑपरेशन जो काउंसिल है वो 1981 में बनी थी और उसका जो हेडक्वार्टर है वो सऊदी अरेबिया के रियाद के अंदर है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का भी यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, कि यहाँ पे जो इंडियंस रह रहे हैं उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे बहुत सारा जो ऑयल है वो इंडिया इंपोर्ट करता है इस पर्टिकुलर रीजन से। तो अगर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस काफ़ी ज़्यादा होता है तो जो ऑयल है वो इंडिया में नहीं आ पाएगा और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो इसलिए ओवरऑल इंडिया चाहता है कि इस रीजन में पीस एंड प्रोस्पेरिटी मेंटेन्ड रहे। अब आते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर न्यूज़ पे। ये न्यूज़ आपने भी सुनी होगी कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सोशल मीडिया को यूज़ करके फेक बॉम्ब की अफवाह फैलाई गई है। जो फेक बॉम्ब होक्स है, अफवाह है, उसको फैलाई गई है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होती है। इसका एक रीज़न ये भी होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली जो जेन्युइनली जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर साइबर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो ऐसा करते क्यों हैं? वो करते इसलिए हैं कि सपोज़ एक पर्टिकुलर बहुत ही हाई सिक्योरिटी लोकेशन है, ठीक है, जो टेररिस्ट हैं उनको यहाँ पे अटैक करना है, लेकिन हाई सिक्योरिटी लोकेशन है तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा सतर्क है ऑल द टाइम। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकती, तो वो क्या करते हैं, होक्स पैदा करते हैं और अफवाह फैलाते हैं। उससे क्या है, वो एक बार कॉल करेंगे कि हम आपके फैसिलिटी पे अगले दिन अटैक करने वाले हैं, तो सिक्योरिटी अलर्ट हो जाएगी, लेकिन कोई अटैक करने आएगा ही नहीं, ठीक है, तो सिक्योरिटी वापस शांत हो जाएगी। ऐसे वो हर दिन करेंगे 100-200 दिन तक। तो सिक्योरिटी को 100-200 दिन तक ऐसी फेक कॉल्स आने के बाद सिक्योरिटी क्या है, थोड़ी सी लीनियंट हो जाएगी। वो समझेगी कि भाई अब अगला जो कॉल आएगा ना वो भी फेक ही होगा, लेकिन जो अब अगला अटैक टेररिस्ट करेंगे वो एक्चुअली रियल अटैक होगा। लेकिन उन्होंने ऐसे फेक कॉल्स कर करके सिक्योरिटी को थोड़ा सा लीनियंट कर दिया, तो ये उनका मेनली पर्पस होता है। बट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, बिकॉज हमारा जो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है इन सारी कॉल्स को ट्रैक करने में। तो ऐसा ना हो इसलिए जो मिनिस्ट्री है उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो हैं, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? सिंपल सी बात है, जो ट्विटर हो गया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एट्सेट्रा, ये कौन है? ये सोशल मीडिया के ऐसे इंटरमीडियरीज हैं जिस पे लोग आके आपस में बातचीत करते हैं, सिंपल। तो जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, ये उनकी ऑब्लिगेशन है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो कि 2021 में आए थे, इन दोनों के अंदर सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स की एक ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशंस को हटा दे अपने प्लेटफॉर्म से जो पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी को खतरा पहुंचा सकती है। और ये मिनिस्ट्री ने बोला है, और उन्होंने रैंडमली नहीं बोला, उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और आईटी रूल्स जो कि 2021 में आए थे, इन दोनों के अंदर सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में याद दिलाया है। अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये देखा गया है इंडिया में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल, वो अराउंड 8% शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन इंडिया में है। इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स में से बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो थोड़े आइसोलेटेड लोकेशन में रहते हैं, मतलब वो सबसे हट के बहुत दूर दराज जो इलाकों में रहते हैं, वो यूजुअली जंगलों के, घने जंगलों के अंदर रहते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आइलैंड्स पर भी रहती हैं, वो डेजर्ट वाले रीजन में भी रहती हैं। बट द थिंग इज़ कि बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स हैं जो कि आइसोलेटेड होके रहते हैं और हज़ारों सालों से, सेंचुरीज से वो अकेले रह रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से वो अकेले रह रहे हैं। इस दौरान उन्होंने क्या डिस्कवर करा है कि फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मेडिकल प्लांट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल प्लांट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल नॉलेज है, जो कि ये जो ट्राइबल्स है ना, अपनी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते रहते हैं। अब इसमें इशू ये है कि ये जो ट्राइबल्स की खुद की नॉलेज है, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट या बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं जो इनकी नॉलेज को स्टील कर देती हैं, चुरा देती हैं, और अपनी खुद की कंपनी का वो फॉर्मूला बता के उसको बेचती हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ट्राइबल्स की खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका वायलेशन यहाँ पे होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली मतलब कि जो उन्होंने दिमाग से इतनी इंपॉर्टेंट मेडिकल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करा इतने सालों सालों तक, और अपनी जनरेशन्स में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र करा, वही हो जाती है उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसका वायलेशन हो जाता है कब? जब कोई भी स्मार्ट लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज ट्राइबल्स की नॉलेज को चुरा के खुद का प्रोडक्ट बना के उनको बेच देती है। तो इससे ट्राइबल्स को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि अगर हम ट्राइबल्स की नॉलेज ट्राइबल्स के नाम से ही बेचेंगे तो उससे ट्राइबल्स को ही पैसा मिलेंगे और उन्हीं को फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे तो कंपनीज ट्राइबल्स को कोई पर्टिकुलर
रिवॉर्ड भी नहीं देती, उनकी नॉलेज चुरा के खुद के नाम से बेच देती है। सो द थिंग इज़ कि यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें ट्राइबल्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। दूसरी चीज़ ये भी है क्योंकि जो इंडिया है वो अर्बनाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के फेज़ में चल रहा है। इसके कारण जो ट्राइबल कस्टम है और जो ट्राइबल मेडिसिनल नॉलेज है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही है, क्योंकि एक जनरेशन के पास मान लेते हैं ट्राइबल कस्टम्स और मेडिकल नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन जो नई जनरेशन है वो अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट हो गई है। उनको ट्राइबल लैंग्वेज अपने जो एंसेस्टर्स की ट्राइबल लैंग्वेज उनको सीखनी नहीं है, उनको नई ग्लोबल लैंग्वेजेस सीखनी है। इसके कारण जो नई जनरेशन है उनके पास वो नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, और धीरे धीरे ऐसा ना हो कि हमारी जो इम्पॉर्टेंट और बहुत ही रिच ट्राइबल हेरिटेज है वो खो जाए। इसलिए जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने एम्फसाइज करा है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए एंड स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए नॉलेज का, जो कि ट्राइबल्स और विलेजर्स के पास है, और स्पेशली उन्होंने मेडिसिनल जो नॉलेज है उस पर ज़्यादा फोकस किया है। ये एक पर्टिकुलर न्यूज़ है। उन्होंने क्या बोला, डॉक्यूमेंटेशन करो और स्टैंडर्डाइजेशन करो। डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो भी मेडिसिनल नॉलेज है उनको रिकॉर्ड करके रखो और स्टैंडर्डाइज कर दो कि इस मेडिकल नॉलेज पर जिस तरह से लोगों का ट्रीटमेंट होगा उसमें कौन कौन से प्रोसेस फॉलो किए जाएंगे, उसको स्टैंडर्डाइज भी करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, ये जो ट्राइबल नॉलेज है अगर इसको यूज़ करके कहीं ट्रीटमेंट होता है तो ट्राइबल्स को ही इकोनॉमिक बेनिफिट दिया जाएगा बाय प्रमोटिंग रिसर्च एंड नॉलेज बेस ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब वो लोग जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसे ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स का जो नॉलेज बेस है वो किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है अभी, मेडिसिनल नॉलेज बेस के बारे में। उनको यूज़ करना चाहिए साइंटिफिकली, और उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी डेफिनेटली बनेगी। और ये जो पूरा तरीका है जिसके थ्रू हम मेडिकल नॉलेज फाइंड आउट करते हैं ट्राइबल्स के अंदर, या फिर हिडन मेडिकल नॉलेज फाइंड आउट करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। ये जो है पर्टिकुलर टर्म न्यूज़ में नहीं है, लेकिन ट्राइबल नॉलेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायलेशन, क्योंकि ये चीज़ें न्यूज़ में आ जाती हैं तो हमें जो थोड़ा सा स्टैटिक कंपोनेंट है वो भी समझना ज़रूरी हो जाता है। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है, ये एक सर्च है फॉर प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज फ्रॉम विच मेडिकल ड्रग्स कैन बी ऑब्टेन्ड। ये सिंपल सा एक सर्च है जो एनिमल या फिर प्लांट के अंदर कुछ ऐसे मेडिकल प्रोडक्ट्स को, मेडिकल ड्रग्स को, मेडिसिन को ढूंढा जाता है, उसी को बायो प्रोस्पेक्टिंग बोला जाता है। ये जो टर्म है डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या है। और इंडिया में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, चाहे वो रिलीजियस ट्रेडिशनल मेडिसिन हो, चाहे वो ट्राइबल्स की ट्रेडिशनल मेडिसिन हो, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक आयुष मंत्रालय भी बनाया गया है, जो कि योगा, आयुर्वेद, उनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और भी जो ट्राइबल ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा इंडिया वर्ल्ड की इकलौती कंट्री ऐसी है जिसने ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई थी, और इसका नाम है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था जो आपको पता होना चाहिए। इसके फ़ायदे क्या हैं, सिंपल, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम प्रिपेयर कर पाएंगे, प्रिजर्व कर पाएंगे, स्टैंडर्डाइज कर पाएंगे, उसकी रिकॉर्ड कीप कर पाएंगे, फिर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ट्राइबल्स की उसको मेंटेन कर पाएंगे, उसको यूज़ करके बायो प्रोस्पेक्टिंग को यूज़ करके हम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर पाएंगे। तो ये सारे फायदे हैं इस पूरे प्रोसेस के। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ये न्यूज़ आ रही है इंदौर से। एक्चुअली ये कोई एक दिन की न्यूज़ नहीं है, ये एक ट्रेंड है जो कि देखा गया है वहाँ पर। इस ट्रेंड में क्या है कि फार्मर जो है मध्य प्रदेश के, उनको कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है जो कि बाकी इंडियन फार्मर्स ने भी फेस करी है। अब ये प्रॉब्लम्स क्या है, इन जनरल जो फार्मर्स की इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो है कि हमारी जो एक तो लैंड होल्डिंग साइज़ है फार्मर्स के पास, वो गिरते जा रही है कॉन्स्टेंटली। बहुत ही जो लैंड है ना वो छोटी से छोटी होती जा रही है। इसका बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये है कि एक फादर थे जिनके पास इतनी बड़ी लैंड थी, अब उनके 4 बच्चे हैं। जब नई जनरेशन आ चुकी है तो ये जो फादर की ज़मीन थी ये 4 पार्ट्स में जो फादर है वो बांट के अपने बच्चों को दे देते हैं। तो देखो, पहले तो एक इतनी बड़ी लैंड पे पूरी खेती होती थी, अब हर बच्चे के पास एक छोटा छोटा खेत हो गया। इससे हो ये रहा है कि एक इंसान के पास अब एक बहुत ही छोटा खेत हो गया, ठीक है। तो इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग साइज कम हो गई। अब छोटे खेत में आप कितना ट्रैक्टर चला लोगे, ठीक है। अगर किसी के पास बड़ा खेत है तो वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है वहाँ पर, ठीक है। ट्रैक्टर खरीद लेगा, बड़े बड़े मशीन्स खरीद सकता है। लेकिन अगर खेत बहुत ही छोटा है तो वो ट्रैक्टर खरीदेगा, उसमें इतना पैसा गवा देगा, और खेत में जो प्रोड्यूस होगा ना वो इतना कभी प्रॉफिट उसको दे ही नहीं पाएगा,
कि वो ट्रैक्टर में जो उसने पैसा लगाया है उसको रिकवर कर पाए। मतलब बड़े खेतों में ही या बड़ी लैंड होल्डिंग में ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, छोटे खेतों में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ही डिफिकल्ट होता है करना। तो इसलिए क्या हो रहा है कि लैंड होल्डिंग की साइज़ छोटी होती जा रही है, इसके कारण फार्मर की ट्रबल बढ़ती जा रही है और पॉवर्टी भी उसी के कारण बढ़ रही है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो इंडिया के जो फार्म लैंड्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। प्रोडक्टिविटी मतलब कि उनकी जो यील्ड है वो काफ़ी कम है। चाइना में एक खेत है, उतना ही साइज़ का इंडिया में एक खेत है। इस खेत से 100 केजी इंडिया में राइस जो है वो उग रही है, लेकिन चाइना में इसी खेत से 130 केजी राइस उगती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि दोनों की खेत की साइज़ सेम है, लेकिन फिर भी इंडिया में जो राइस का प्रोडक्शन है वो कम है, क्योंकि इंडिया की जो खेतों की फार्म फील्ड्स की प्रोडक्टिविटी है और यील्ड है वो काफ़ी कम है। इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे इंडिया में जो सॉइल हेल्थ है वो अच्छी नहीं है। हम फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज़ कर देते हैं, जिसके कारण ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ सालों में सॉइल की जो ओवरऑल न्यूट्रिएंट कंपोनेंट है वो गिर जाता है। और हम क्या करते हैं, मोनोकल्चर करते हैं। मोनोकल्चर में मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, मोनोकल्चर में क्या हो रहा है कि एक खेत पे हम राइस ही राइस उगाए जा रहे हैं या फिर सिर्फ वीट ही वीट उगाए जा रहे हैं। इससे क्या है, जो सॉइल है वो उसके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो क्रॉप है वो एब्जॉर्ब करके ले जाता है। अब अगले साल आप वही क्रॉप डालोगे तो सॉइल के पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो खत्म हो चुके हैं, तो वो कितना ही प्रोडक्शन में मदद कर पाएगी सॉइल एक नई क्रॉप के लिए। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से इंडिया की फार्म प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में भी ये प्रॉब्लम्स हैं। कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या हैं मध्य प्रदेश में? डेली ऑक्शन होते हैं एपीएमसी एक मंडी के अंदर। जो एपीएमसी एक ऐसी मंडी है जहाँ पे फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स को ले जाते हैं और वहाँ पे वो बेच देते हैं उन लोगों को। जो जब आप अगर शहरों में रहते हो या गाँवों में रहते हो तो आप ठेलों से या किसी दुकान से जाके सब्ज़ी खरीदते हो, उनके पास वो सब्ज़ी आती कहाँ से है? क्योंकि फार्मर जो हैं ऐसी मंडियों में जाके बेचते हैं। ये जो दुकान वाले हैं ये इन्हीं मंडी में जाके इन फार्मर्स से सब्ज़ी खरीदते हैं और फिर आपको वो पहुंचाते हैं। तो ये जो मंडी है ये एपीएमसी मंडी कहलाती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के द्वारा। और एपीएमसी का एक मॉडल एक्ट है 2003 के अंदर, उसके अंदर ये रेगुलेट होती है। अब ये हमारी न्यूज़ नहीं है, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया समझाने के लिए। एनीवे, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो एमपी के फार्मर्स हैं उनको जो प्राइस मिल रही है ना मार्केट में वो बहुत ही कम मिल रही है। इसके कुछ कारण हैं, जैसे क्वालिटी, जो उनके प्रोड्यूस की क्वालिटी है, उनके जो खेत की जो मतलब जो फाइनल क्रॉप है उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी कम आई है इस साल, क्योंकि सीजनल रेन नहीं हो रही। अब जो बारिश हो रही है वो है अनसीजनल रेन। अनसीजनल रेन मतलब जब बारिश नहीं होनी थी तब हो गई और जब बारिश होनी थी तब नहीं हुई। इसको कहते हैं अनसीजनल रेन, या फिर कभी कभी आपको इरेटिक रेनफॉल ये शब्द भी न्यूज़ में देखने को मिलेगा। ये मेनली क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में क्या होता है, लॉन्ग टर्म जो वेदर पैटर्न्स है ना वो बदल जाते हैं। तो जब बारिश होनी थी अब वो नहीं हो रही क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, ये कुछ कारण है। इसके कारण क्या हो रहा है, क्योंकि अनसीजनल रेन है तो क्रॉप की क्वालिटी ख़राब हो गई। क्रॉप की क्वालिटी ख़राब है तो मार्केट में भी उनको अच्छे दाम नहीं मिल रहे। ठीक है, और जो महाराष्ट्र है वो इंडिया का दूसरे नंबर पे सोयाबीन स्टेट है, लेकिन जो सबसे पहले नंबर पे इंडिया का ऐसा स्टेट जो सबसे ज़्यादा सोयाबीन प्रोड्यूस करता है वो है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश सोयाबीन के लिए ही जाना जाता है, इसलिए बहुत सारे फार्मर्स सोयाबीन की खेती भी करते हैं। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस बार सोयाबीन की क्वालिटी बहुत कम रही है, क्योंकि जो रेनफॉल है वो बहुत ही इरेटिक या फिर अनसीजनल आई थी और इसके कारण उनको दाम भी कम मिल रहे हैं। और भी क्या इश्यूज़ हैं यहाँ पे कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा फार्मर्स को देती है, फार्मर्स बोल रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट फार्मर्स को देती है और उस बेसिस पे वो फार्मर की क्रॉप को खरीदती है या फिर प्रोक्योर करती है, वो जो प्राइस है वो काफ़ी कम है। दूसरी चीज़, जो फार्मर के इनपुट कॉस्ट है ना वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। देखो, फार्म की जो लैंड होल्डिंग है वो तो कम हो रही है, फार्म की प्रोडक्टिविटी भी कम है, लेकिन फार्म जो फार्मर है उसकी जो इनपुट कॉस्ट है, मतलब वो कितना पैसा लगा रहा है एक क्रॉप को उगाने में, वो उसका पैसा बढ़ता जा रहा है। और अभी हमने देखा क्लाइमेट चेंज के कारण, इरेटिक रेनफॉल के कारण जो उसका फाइनल प्रोड्यूस के उसके जो पैसे मिल रहे हैं, मतलब जो उसको फाइनल सेलिंग प्राइस है उसकी वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस बहुत बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी कम है, लैंड होल्डिंग साइज कम है और जो उसकी फाइनल उसको पैसे मिल रहे हैं अपनी क्रॉप को बेचने पे वो भी कम है। तो जो उसका प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही कम हो चुका है।
और ऐसा क्यों है? क्योंकि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और जो लेबर है, लेबर कॉस्ट भी बढ़ चुकी है। अब आप खुद सोचो, जो फार्म्स के अंदर लेबर काम करती है, जो फार्मर हायर करेगा इन लेबर्स को, उनकी कॉस्ट क्यों बढ़ रही है? उनकी कॉस्ट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये सब आपको भी पता है कि हमारी कंट्री में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन चल रहा है ना? जो सब्जियों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फूड इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, तो जो बेचारा लेबर है, फार्म लेबर, एग्रीकल्चर लेबर, वो जब मार्केट में सब्जी खुद खरीदने जाएगा तो बहुत ज़्यादा पैसे लेगा, ठीक है? तो जब वो काम पे भी जाएगा तो वहाँ पे भी वो ज़्यादा पैसे लेगा ना, ताकि वो अपना खाना अफोर्ड कर पाए। तो लेबर प्राइसेस भी बढ़ चुकी है। इसके कारण जो सोयाबीन कल्टीवेशन है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। और क्या प्रॉब्लम ये बताते हैं फार्मर्स कि प्रोक्योरमेंट काफ़ी लेट होता है। सी, एक बेसिक सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ कि एपीएमसी की जो मंडी है, एपीएमसी की जो मंडी है, यहाँ पे 3 टाइप के लोग आते हैं। एक आता है फार्मर, फार्मर आता है, वो क्या लाता है? अपने साथ खुद की क्रॉप लाता है बेचने के लिए। फिर दूसरी तरफ से आता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया क्या करेगा? वो कोशिश करता है कि फार्मर की क्रॉप को खरीदे और एमएसपी उनको दे दे, ठीक है? और तीसरा आता है प्राइवेट बायर। ये प्राइवेट बायर वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बस वो फार्मर के पास जाएंगे और फार्मर की जो क्रॉप है खरीद लेंगे, सिंपल। अब फार्मर देखो, फार्मर जो है वो क्रॉप लाया है एपीएमसी में, वो किसको बेचेगा? ये आप खुद सोचो। देखो, बेसिकली फार्मर का फायदा तो तब है जब ये पूरी की पूरी क्रॉप एमएसपी पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बेच दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पहली बात तो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया बहुत ही लेट आता है, ठीक है? लेट आता है, और तब तक फार्मर क्या है, फार्मर को जब वो एक अपनी क्रॉप को काट लेता है ना, तो उसको अगले सीजन की, नेक्स्ट सीजन की क्रॉप भी उगानी पड़ती है। तो जब उसने पहले सीजन की अपनी क्रॉप बेची ही नहीं, तो वो अगले सीजन के लिए जो उसको इन्वेस्टमेंट करना है फर्टिलाइजर पे, पेस्टिसाइड पे, नई सीड्स खरीदने पे, वो कैसे कर पाएगा? तो मतलब फार्मर को जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए होता है, लेकिन जो एमएसपी के ऊपर प्रोक्योरमेंट होता है वो बहुत देरी से होता है। और बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि फार्मर की वो क्रॉप लेके चले गए और 2-3 महीने बाद पैसा भेजते हैं। तो फार्मर के पास पैसा बहुत लेट आ रहा है गवर्नमेंट के रूट से, तो क्या करेगा वो बेचारा? उसके पास बहुत ही कम चांसेस हैं, तो वो उसको ज़बरदस्ती प्राइवेट लोगों को बेचना पड़ेगा। और जो प्राइवेट बायर्स हैं उनको पता है कि फार्मर जो हैं वो हमारे पास जो बेच रहे हैं ना, वो डिस्ट्रेस सेल कर रहे हैं। इसका ये मतलब है डिस्ट्रेस सेलिंग, कि वो बेचना तो नहीं चाहते, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो हमें बेच रहे हैं क्योंकि उनको तुरंत पैसा चाहिए। अब देखो, क्योंकि अब प्राइवेट जो बायर्स हैं उनको पता है कि हमें हमारे पास ही फार्मर्स अपनी क्रॉप बेचने आएंगे, तो वो कितने भी दाम में खरीद ले, फार्मर्स को बेचना ही पड़ेगा। तो जो प्राइवेट बायर्स हैं बहुत ही कम दाम देते हैं फार्मर्स को, और फार्मर्स को बेचना पड़ता है इतने कम दामों में क्योंकि वो वेट नहीं करना चाहते जब तक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपनी एमएसपी लेकर आएगा। और वो इस पूरे पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम की बहुत बड़ी खामी है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है। फिर ये कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए इंडिया ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने ये करा है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं एडिबल ऑयल पे, उसको बढ़ा दिया है। क्योंकि सोयाबीन है ना, सोयाबीन का बहुत ज़्यादा ऑयल बनता है, और सोयाबीन का ऑयल बनता है। अब ऑयल कौन बनाता है? बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती है। तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, फार्मर से ऑयल खरीदती हैं, और फार्मर से सोयाबीन खरीदती हैं और उसका ऑयल बनाती है। लेकिन अगर इंडिया में ऑलरेडी बाहर से इंटरनेशनली हम ऑयल को इम्पोर्ट कर दें, तो जो ये जो कंपनीज हैं ये ज़्यादा ऑयल बना नहीं पाएगी, क्योंकि कंट्री में ऑयल तो ऑलरेडी इंपोर्ट होके आ गया, तो ये फार्मर से भी सोयाबीन नहीं खरीदेगी। तो इसलिए इंडिया ने क्या करा है, इंपोर्ट बैन कर दिया ऑयल का, ताकि हमारी कंपनीज ही ऑयल बनाएं और फार्मर से बढ़ चढ़ के वो सोयाबीन खरीदें, ठीक है? तो ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था। अब 2-3 चीज़ें आपको सोयाबीन के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ में आ चुका है। जैसे इंडिया जो है वो 4th नंबर पे है सोयाबीन की एरिया के अंदर, मतलब जो एरिया इंडिया का है जिसके अंदर सोयाबीन को बोया जाता है, उसमें इंडिया 4th नंबर पे है। लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन है, टोटल यील्ड जो है, फाइनल जो प्रोडक्शन है, उस पर हम 5th नंबर पे है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। फिर सोयाबीन मेनली ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए ही काम में आता है, और बाकी थोड़ा बहुत सोयाबीन जो है वो खली के रूप में कैटल को खिलाया भी जाता है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे टर्म्स पूछने जाने के चांसेस थोड़े कम है प्रीलिम्स में, बट वी नेवर नो, दे कैन आस्क एनीथिंग। और जो थोड़ा बहुत सोयाबीन बचता है वो हम लोग भी सब्जी के अंदर खाते हैं। तो ये कुछ
टॉपिक्स थे फार्मर के प्लाइट के बारे में और मध्य प्रदेश में स्पेसिफिकली क्या चल रहा है वो जानना ज़रूरी था क्योंकि इस पे एक आर्टिकल आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो इंडिया के करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट दिया है कि जीएसटी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। एक्चुअली वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ही बात कर रहे थे। तो अब ऐसे ना 2-3 कॉन्सेप्ट्स हमें डिस्कस करने हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, देन कॉन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म। एक बार उसको टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर समझ में आएगा कि ये न्यूज़ क्या है। देखो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स साथ में आती हैं एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, कोई कॉमन गोल अचीव करने के लिए, उसको हम कहते हैं कोऑपरेशन। सिंपल सी बात है ना, उसको हम कहते हैं कोऑपरेशन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोल देते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और जीएसटी इसका एक एग्जांपल है क्योंकि जीएसटी में एक जीएसटी काउंसिल बनी है। जो जीएसटी काउंसिल है वही डिसाइड करती है कि जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो किस प्रोडक्ट पे कितना लगेगा। और जीएसटी काउंसिल में सेंटर भी है और स्टेट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो मतलब स्टेट और सेंटर आपस में साथ मिलके जीएसटी की रेट्स डिसाइड करते हैं। तो इसलिए ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा एक और फेडरलिज्म होता है जिसमें क्या है, सेंटर है और कुछ स्टेट्स हैं। जब सेंटर और स्टेट्स आपस में लड़ते हैं या आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, तो वहां पे होता है कॉन्फ्रंटेशन। मतलब एक दूसरे से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कॉन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व है, तो इसको कहते हैं कॉन्फ्रंटेशन फेडरलिज्म। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है जब ऐसा होता है, जब बहुत बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेंटर पास करती है तो स्टेट्स जो है कभी कभी उससे डिसएग्री करते हैं और बोलते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। और कोविड-19 में भी ये चीज़ देखी गई थी कि सेंटर ने ना ऊपर से ही इंस्ट्रक्शन दे दिए सबको कि वैक्सीन कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो बहुत सारे स्टेट्स ने बोला कि भाई आप हमसे भी तो पूछो कि हमें कहाँ चाहिए, कितनी वैक्सीन चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्फ्रंटेशन हुई। तो इसी का ये एग्जाम्पल है कॉन्फ्रंटेशन फेडरलिज्म का। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं कि दोनों ही ज़रूरी हैं इंडिया के लिए या एक फेडरल कंट्री के लिए। हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी चाहिए और हमें कॉन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म की भी ज़रूरत है। तो ये चीज़ उन्होंने बोली है। उन्होंने बोला जीएसटी जो है वो क्लासिक एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो कोर्ट्स हैं या जो जुडिशरी है उन्होंने बहुत मेहनत करी है फेडरलिज्म को बचाने के लिए, बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत बार ऐसा केसेस आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने या डिफरेंट कोर्ट्स ने जो स्टेट्स हैं उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करा है, जब जब उन्हें लगा कि जो सेंटर है स्टेट के ऊपर ओवर पावर करने की कोशिश कर रही है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, जब सेंटर और स्टेट साथ में आते हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। और यही उन्होंने बोला कि जो डायलॉग है सेंटर और स्टेट के बीच में, यूनियन और स्टेट्स के बीच में, ये दो स्पेक्ट्रम के बीच में, एक पूरे स्पेक्ट्रम के दो एंड के बीच में है। एक जगह वो साथ में आ रहे हैं, वो होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और दूसरी जगह वो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म। बस यही एक बेसिक न्यूज़ थी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो बेसिक फंडामेंटल स्टैटिक के टॉपिक्स हैं इसकी समझ आपको होनी चाहिए क्योंकि इनको प्रीलिम्स में डाल के पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या है। और यही क्वेश्चन GS2 के अंदर मेंस में भी पूछा जाएगा, तो अब आप उसमें लिख पाओगे कि इसका मतलब क्या है, बट आपको एग्जाम्पल्स वहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। अब आता है साइंस एंड टेक सेक्शन में। 2-3 यहाँ पे डिजीज मैंशनड है, कुछ न्यूज़ भी है, उनको समझते हैं कि हो क्या रहा है। पहली न्यूज़ ये है कि जो सेंटर है उसने एक पैंडमिक फंड प्रोजेक्ट को लॉन्च करा है और उसमें $25 मिलियन उन्होंने डाले हैं। $25 मिलियन बेसिकली हो गया $2.5 करोड़। ठीक है, इसको रुपी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 85 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका आ जाएगा आंसर। सो बेसिकली इतना ज़्यादा पैसा उन्होंने क्या करा है, वर्क पे चालू करा है, क्योंकि ये $25 मिलियन का एक G20 पैंडमिक फंड प्रोजेक्ट चल रहा है। ये पैंडमिक फंड प्रोजेक्ट क्या है, ये G20 इस प्रोजेक्ट को क्यों चला रही है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। तो उसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमें जानना होगा और वो है वन हेल्थ अप्रोच। देखो, जब 2020 में कोविड-19 का पैंडेमिक आया था तब एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई थी। क्या हो गई थी कि जो एनिमल्स हैं जो कि वाइल्ड लाइफ में घूम रहे हैं, एनिमल जो कि वाइल्ड लाइफ में घूम रहे हैं, जो ह्यूमंस हैं और जो प्लांट्स हैं, ये तीनों अलग नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो एनिमल के अंदर डिजीज़ है वो ह्यूमंस में आ सकती है। कोविड-19 में यही तो हुआ, जो फ्रूट बैट के अंदर डिजीज़ थी वो जूनोसिस के थ्रू
क्या हुआ उसका, ह्यूमंस में वो जंप कर गई। जूनोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी डिजीज एनिमल्स से जंप कर कर ह्यूमंस में आ जाती है। और जो फ्रूट बैट था जिसके अंदर ये डिजीज थी, वो कहाँ रह रहा था, वो प्लांट्स के अंदर रहता था। मतलब कोई एक ऐसा एनिमल जो प्लांट में रहता है और उसकी जो डिजीज है वो ह्यूमन में ट्रांसफर हो गई। मतलब हमें अब एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ और प्लांट हेल्थ को अलग नहीं देखना है, हमें इसको वन हेल्थ अप्रोच के अंदर देखना है, जहाँ पे हम तीनों को मिलाकर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि फ्यूचर में जो पैंडेमिक एनिमल से ह्यूमन में जंप करके जूनोटिक डिजीज के थ्रू फैलते हैं उनको रोका जा सके। ठीक है, तो ये एक पर्सपेक्टिव आपको ध्यान रखना है। ये जो पर्टिकुलर G20 पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट है $25 मिलियन का, इस पे जो हमारी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है वो एनिमल हेल्थ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही है, ताकि एनिमल से ह्यूमंस में जो जंप होता है डिजीजेस, जूनोटिक डिजीजेस, उनको रोका जा सके। सिंपल सा इसका यही मतलब है। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। एनिमल हेल्थ के लिए प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स मेंटेन करने के लिए ये फंड एग्जिस्ट करता है, और यूनियन एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर ने इस पे डेफिनेटली काम करा है। तो इट इज़ डिजाइन टू एनहांस कंट्रीज एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी बाय अपग्रेडिंग एंड एक्सपैंडिंग एनिमल हेल्थ लेबोरेटरीज। तो बहुत सारी लैब्स बनेगी, उनका नंबर बढ़ेगा, और जो ऑलरेडी एनिमल हेल्थ लैब्स एग्जिस्ट करती हैं उनकी अपग्रेडेशन भी होगी। इससे क्या होगा, एनिमल हेल्थ को सर्वे करा जाएगा और उस पर नज़र रखी जाएगी, सर्वेलेंस रखा जाएगा, मॉनिटर करा जाएगा, ताकि ये पता चले कि किस फॉरेस्ट में किन टाइप के एनिमल्स को किस टाइप की डिजीज़ एग्जिस्ट करती है, और क्या वो डिजीज़ ह्यूमंस में आ सकती है या नहीं। अगर हमें पता चला कि ऐसी कोई डिजीज़ एग्जिस्ट करती है तो हम उसको पहले ही आइसोलेट कर लेंगे ह्यूमंस में जंप करने से पहले। ठीक है, टू कर्ब द जूनोटिक डिजीज। अब हमें सब क्लियर हो चुका है। द प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन कौन चला रहा है। सी, यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और वर्ल्ड बैंक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। प्रीलिम्स में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G20 पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा फंड किया जा रहा है। इसमें FAO है, ADB है और वर्ल्ड बैंक है। 2016 तक इसको पूरा करने का ये एक प्रावधान है। एनहांसिंग डिजीज सर्वेलेंस, ऑब्वियसली मैंने यही तो बताया आपको कि जो जितने भी डिजीजेस हैं उनका सर्वे करा जाएगा, उनकी सर्वेलेंस करी जाएगी, उनको मॉनिटर करा जाएगा। मतलब ये देखा जाएगा कि डिजीज़ कहाँ से फैल रही है, कहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इंक्लूडिंग जीनोमिक एंड एनवायरमेंटल सर्वेलेंस। सी, एनवायरमेंटल सर्वेलेंस तो बहुत ही सिंपल है, आप जाओ और देखो कि कहाँ कहाँ डिजीज़ है, और जीनोमिक भी बहुत ज़रूरी है। ये देखना कि कोई पर्टिकुलर डिजीज़ क्या उसका कोई जेनेटिक ओरिजिन है या नहीं। अगर जेनेटिक ओरिजिन है तो वो कहाँ कहाँ फैल रही है उसको भी हाईलाइट करना ज़रूरी हो जाता है। लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, इनफैक्ट क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन भी करना है। सिंपल सा मतलब है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी यहाँ पे देखा जाएगा। और अब इसकी इंडिया में क्या ज़रूरत है। सी, एक ग्लोबल हेल्थ सर्वे इंडेक्स हुआ था जिसमें इंडिया का स्कोर काफ़ी कम आया। ये जो नंबर है ये याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से या फिर मेंस के पर्सपेक्टिव से, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, बुरा था। इसका ये मतलब है कि हमारे ऊपर जो एनवायरमेंटल रिस्क है और पब्लिक हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी या वल्नरेबल है। ठीक है, दैट मीन्स वन हेल्थ अप्रोच की हमें और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। 60% जो पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस मतलब वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज करते हैं उनको पैथोजेंस बोलते हैं। तो 60% जो पैथोजेंस जो ह्यूमन डिजीज कॉज करते हैं वो आते ही एनिमल से हैं। ये बहुत बड़ा डेटा है, इसलिए एनिमल हेल्थ को हमें प्रोटेक्ट करना है ताकि ये जो डिजीज़ हैं ये ह्यूमंस में जंप ना करें। और क्लाइमेट चेंज भी इन रिस्क को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर रहा है। क्यों क्यों इंटेंसिफाई कर रहा है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से हो रही है ग्लोबल वार्मिंग। जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो मल्टीप्लिकेशन रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मतलब एक वायरस है वो बहुत ही तेज़ी से फैलेगा अगर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती है। तो इन सबको ध्यान रखते हुए इस फंड पे काम करना ज़रूरी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स डीमिस्टिफाई द फेट ऑफ डोनेटेड स्टेम सेल्स। इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने से आपको ये पता लगेगा कि बहुत सारे यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी के टर्म्स हैं, लेकिन प्रीलिम्स में बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहा है पिछले 6-7 सालों से, और उस पर डायरेक्टली ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, इंडिविजुअली क्या करते हैं, पहले सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं कि ये जो टर्म्स हैं इनका मतलब क्या है, और फिर हम न्यूज़ को समझेंगे। तो देखते हैं कुछ चीज़ों को समझते हैं। पहला जो यहाँ पे टर्म मेंशन होगा वो है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स
हमारी जो बॉडी है, आपने देखा होगा कि अगर आपके हाथ पे कभी कोई चोट आ गई और खून निकलने लग गया और जो स्किन है वो वहाँ से थोड़ी सी हट गई, तो कुछ दिनों में वो स्किन वापस आ जाती है। ठीक है, मतलब आपका जो हाथ है वो कंप्लीटली हील हो जाता है। ऐसा कैसे हुआ? वहाँ पे जो स्किन थी वो वापस बन गई ना, वो वापस, इट वॉज रीमेड, इट वॉज रीमेड, वो दोबारा से बन गई। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसी कैपेबिलिटी है जिसके पास रीजनरेशन की या रीजनरेटिव पावर है या कैपेबिलिटी है। सिंपल, ये तो बहुत बेसिक फिनोमेना है जो आपको वैसे भी पता है कि आपके बॉडी में कहीं कोई डैमेज हुआ, स्पेशली स्किन वगैरह में या ब्लड सेल्स में, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हील कर देती है। मतलब आपकी बॉडी उन स्किन सेल्स को वापस बना रही है, उनको वापस रीजनरेट कर रही है। बट कैसे हो रहा है ये ऐसे हो रहा है कि हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ सेल्स को स्टोर करके रखती है अलग से, है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने सेल को स्टोर करके रख लिया और ये बोला, और उस बॉक्स को बंद कर दिया और ये बोला कि कभी भी हमारी बॉडी में कुछ सेल्स डैमेज होंगे तो यहाँ पे जो सेल्स है ना, इस बॉक्स के अंदर जो सेल्स हैं वो जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा सेल डैमेज हुआ है। अगर स्किन सेल डैमेज हुआ है तो ये जो सेल्स हैं ये स्किन सेल बन जाएंगे, दे विल बिकम दो सेल्स। ठीक है, वो स्किन सेल बन जाएंगे। अगर सपोज हमारे लिवर में कुछ डैमेज हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा डैमेज हो गया, तो ये जो सेल्स हैं वो देखेंगे कि डैमेज कहाँ है और उनको पता लगेगा अच्छा लिवर में डैमेज है, तो ये जो सेल्स है ना वो लिवर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो लिवर सेल्स बन जाएंगे। मतलब ये जो यहाँ पे अंदर जो सेल्स हैं ये ऐसे सेल्स हैं जो टेक्निकली किसी टाइप के सेल नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के सेल नहीं है, वो खुद में एक ऐसे सेल हैं जो कि किसी और सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं जब भी जरूरत पड़े। इन्हीं को बोलते हैं स्टेम सेल्स। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है स्टेम सेल्स। अब आप खुद ही देखो, जब जो बेबी है या जो इन्फेंट है, इन्फेंट भी नहीं, जो फीटस होता है, जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट है उसके अंदर जो बेबी है, जो फीटस है, आप देखो ना वो कितने छोटे सेल से बनता है। मतलब स्टार्टिंग में जो सेल्स हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है, 10, 100, 1000 इतने से सेल्स होते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन जब वो बेबी बन जाता है तब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो जो 1000 सेल्स है ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में ही, ये जो 1000 सेल्स हैं ये बिलियन सेल्स में बन जाते हैं। ठीक है, और यही जो सेल हैं, कोई स्किन सेल बन गया, कोई आपका आई में जो सेल है वो बन गया, कोई लेट से ब्रेन सेल बन गया। ठीक है, इन्हीं सेल्स में तो ये सारे सेल डिफ्रेंशिएट हुए ना, क्या हुए, ये डिफ्रेंशिएट हुए। तो ये जो इनिशियल जो सेल्स थे ना एम्ब्रियो के अंदर, किसी एम्ब्रियो के अंदर, वो भी क्या है, वो भी स्टेम सेल्स हैं, क्योंकि वो किसी भी पर्टिकुलर सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पे जो सेल्स कन्वर्ट हो रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो रहे हैं। इनमें से मान लेते हैं 50 सेल ब्रेन सेल बनने जा रहे हैं, 50 सेल स्किन सेल बनने जा रहे हैं, और फिर वो फ्यूचर में मल्टीप्लाई होते होते बिलियंस ऑफ सेल बन जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जो सेल्स हैं सारे एक जैसे होते हैं, दे आर ऑल द सेम। ठीक है, तो आप देखो जब बेबी बच्चा होता है या फिर एम्ब्रियो के अंदर जब जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकते, तो वो जो स्टेम सेल्स होते हैं वो किसी भी टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, तभी तो एक पूरा ह्यूमन बनता है। तो ये जो स्टेम सेल्स हैं जो कि एम्ब्रियो के अंदर होते हैं, ये एक तरह से आप मान सकते हो टोटी पोटेंट टाइप होता है। ठीक है, टोटी मतलब टोटल, मतलब वो हर टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन आप खुद देखो, जब आप अडल्ट हो जाते हो, जब आप बड़े हो जाते हो, तब क्या आपके बॉडी को सारे, आपकी बॉडी में सारे स्टेम सेल्स होते हैं? नहीं। अगर किसी का ब्रेन डैमेज होता है तो वो क्या ब्रेन रिपेयर हो सकता है? नो, क्योंकि हमारे पास ब्रेन को रिप्लेस करने के लिए बॉडी में स्टेम सेल्स नहीं है। ठीक है, किसी का पूरा हाथ कट गया मान लेते हैं, पूरा का पूरा हाथ ही कट गया, तो क्या हमारी बॉडी में इतने सारे मतलब जो हमारी अडल्ट बॉडी में जो स्टेम सेल्स हैं, क्या उनकी ऐसी कैपेसिटी है कि वो हर बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर पाए? नहीं। मतलब जो हमारी अडल्ट सेल्स, अडल्ट बॉडी में जो स्टेम सेल्स हमारे अभी स्टोर्ड हैं, वो बहुत ही कम कैपेसिटी है उनकी रीजनरेट करने की। बस कुछ ही चुनिंदा सेलेक्टिव ऑर्गन्स को ही वो रीजनरेट कर पाते हैं, सबको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें स्टेम सेल्स के बारे में है। तो स्टेम सेल्स यूनिक सेल्स हैं जिनके पास एबिलिटी है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी सेल्स में कन्वर्ट होने की। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये है क्या। और दो टाइप के हो सकते हैं, एम्ब्रियोनिक और अडल्ट। एम्ब्रियोनिक कौन से हैं? जो कि एम्ब्रियोज में पाए जाते हैं, वो कोई भी सेल में, एनी सेल टाइप में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए उनको टोटी पोटेंट स्टेम सेल्स भी बोला जाता है। अब अडल्ट स्टेम सेल्स कौन से हैं? जो कि वेरियस टिश्यूज में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड है। ठीक है,
हर सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो कुछ कुछ ही टाइप के सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया स्किन सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, लिवर सेल्स को भी रीजनरेट कर सकते हैं, वैसे ही ब्लड सेल को भी रीजनरेट कर सकते हैं। एटलीस्ट ये तो एबिलिटी है हमारे अडल्ट स्टेम सेल्स के अंदर। अब मैंने आपको बताया कि अडल्ट स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड रहते हैं, तो बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे स्टेम सेल्स स्टोर्ड रहते हैं। एक जो जगह है उसको हम कहते हैं बोन मैरो, ठीक है। एक बोन मैरो एक ऐसा जगह है जहाँ पे स्टेम सेल्स रहता है। बोन मैरो क्या है? बोन मैरो एक बहुत ही सॉफ्ट सा टिश्यू है जो कि बोन्स के अंदर होता है। जो हमारी बोन्स है ना, उनके अंदर एक टिश्यू होता है जिसको कहते हैं बोन मैरो, और इसी के अंदर जो स्टेम सेल्स है वो छुपे हुए होते हैं। जब भी पता चलता है कि हमारी बॉडी को रीजनरेट करना है, कोई पार्ट डिफेक्ट हो गया है, तो स्टेम सेल्स यहीं से निकलते हैं और बॉडी के उस पार्ट में जाके उसी टाइप के सेल का रूप ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली एक अडल्ट बॉडी में जो स्टेम सेल्स है वो हर टाइप के ऑर्गन में कन्वर्ट नहीं हो सकते। फॉर्चुनेटली वो ब्लड के सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वो ऐसे स्टेम सेल्स जो कि ब्लड सेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स। अभी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है अब तक, वो सारी की सारी चीज़ें प्रीलिम्स में क्वेश्चन फॉर्म में पूछी जाती है, पूछी गई है पास्ट में और फ्यूचर में पूछी जा सकती है, ठीक है। इसमें मेंस में क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी कम है, बट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए। फॉर्चुनेटली आई होप मैंने इस तरह से आपको इसको प्रोड्यूस करा है कि आप इसको समझ पाओ और रिटेन कर पाओ। तो हेमाटोपोएटिक वो ऐसे स्टेम सेल्स हैं जो कि ब्लड को रीजनरेट करते हैं, सिंपल। और ऑब्वियसली जो स्टेम सेल्स का फंक्शन क्या है? ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर, यही तो उनका मेन एम है। अब क्या होता है, स्टेम सेल्स को मेडिकल ट्रीटमेंट में भी यूज़ करा जा सकता है। सपोज एक इंसान है, उसको ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर का क्या मतलब है कि जो ब्लड सेल्स हैं उसके, जो उसके ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर कोई ऐसा फ्लॉ है जिसके कारण जो ब्लड है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। या ब्लड का फंक्शन क्या होता है? लंग्स से ऑक्सीजन लेना और हमारी जितनी भी बॉडी है के सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन पहुंचाना, ये ब्लड का मेन फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन क्या होता है? जो हमने खाना खाया है, फूड खाया है, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी पूरी बॉडी में फैलाना। अगर ब्लड कैंसर होता है तो ब्लड क्या है, इन फंक्शंस को कर नहीं पाता, तो उस पूरे इंसान के जो ब्लड में है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और इतना ब्लड कैंसर अगर होता है तो जो उस इंसान के खुद के अंदर जो स्टेम सेल्स हैं, हो सकता है वो इनफ ना हो इतने सारे ब्लड को रीजनरेट करने के लिए। तो क्या करा जाता है, दूसरे इंसान से स्टेम सेल्स उसके बोन मैरो से निकाले जाते हैं, फिर ब्लड सेल्स बनाए जाते हैं और इसकी बॉडी में वो ब्लड सेल्स को रिप्लेस करा जाता है। तो ये स्टेम सेल थेरेपी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो बोन मैरो के अंदर ये ब्लड सेल्स हमें अडल्ट बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो प्राइमरी साइट होती है बोन मैरो के अंदर जो कि ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। और ब्लड सेल्स 3 टाइप के हैं बाय द वे, मतलब ब्लड सेल्स 2 टाइप के हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। लेकिन बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स भी बनाते हैं जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, वो वाइट ब्लड सेल्स भी बनाते हैं जो कि इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ता है, और वो प्लेटलेट्स भी बनाते हैं। प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। ये बोन मैरो की काफ़ी इंपॉर्टेंट खासियत है। और क्या होता है बोन मैरो के अंदर, मैंने आपको बता दिया ऐसे स्टेम सेल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि ब्लड के सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, जिनको हम हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स बोलते हैं। तो बोन मैरो में से इन स्टेम सेल्स को हार्वेस्ट करा जाता है, कल्चर करा जाता है, मल्टीप्लाई करा जाता है, और फिर उन इंसान की बॉडी के अंदर ब्लड को रिप्लेस करने के लिए डाल दिया जाता है जहाँ पर स्टेम सेल्स, जहाँ पे ब्लड कैंसर की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब ब्लड कैंसर होता क्यों है? क्योंकि डीएनए जो है, जो कोई भी सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए एक डबल हेलिकल ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और उसके अंदर पूरी सीक्वेंस होती है। ये जो सीक्वेंस है ना, ये डिटरमाइन करती है कि कोई भी सेल के फंक्शंस क्या होंगे। मान लेते हैं ये जो सेल है ना, ये खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एक दूसरा सेल है जो कि लेट अस से बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अब इस सेल को कैसे पता कि क्या करना है, इस सेल को कैसे पता क्या करना है? ये सारी चीज़ें डीएनए के अंदर लिखी होती है जो कि हर सेल की न्यूक्लियस के अंदर है। लेकिन अगर किसी डीएनए के अंदर म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशन मतलब कोई जो इंस्ट्रक्शन है ना वो बदल जाए, थोड़ा सा म्यूटेशन आ जाए, तो ये जो सेल का फंक्शन है ये खराब हो जाएगा और इसके कारण कैंसर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है म्यूटेशन से कैंसर हो, बट कभी कभी म्यूटेशन से कैंसर हो जाता है। एंड ये नेचुरली भी हो सकता है, आर्टिफिशियली भी हो सकता है। हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल वो हैं जो कि बोन मैरो से निकलते हैं और वो स्टेम सेल थेरेपी में हेल्प करते हैं। अब ये सारे टर्म्स हमने देख लिए, अब हम पढ़ेंगे कि ये न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है, ये देखा गया है कि जब भी
हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को ट्रांसप्लांट करा जाता है। ट्रांसप्लांट मतलब एक हेल्दी इंसान है जिसके पास स्टेम सेल है और एक दूसरा इंसान है जिसको ब्लड कैंसर है, तो स्टेम सेल्स पहले इंसान से निकाल के दूसरे इंसान में डाल दिए जाते हैं। एक्चुअली डायरेक्टली नहीं डाले जाते, उनको पहले कल्चर करके ब्लड बनाया जाता है हेल्दी, फिर डाले जाते हैं। तो ये जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं ये डोनर से दूसरे पर्सन के अंदर जाते हैं और माना गया है कि इसमें काफ़ी सक्सेस हमें देखने को मिली है, क्योंकि लॉन्ग टर्म चेंजेस जो हैं वो एग्जामिन करे गए और ये देखा गया कि म्यूटेशन और म्यूटेशन की जो रेट है ट्रांसप्लांट करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एक अचीवमेंट है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि बोन मैरो की जो रीजनरेटिव कैपेबिलिटी है वो अच्छी खासी है और इसको ब्लड कैंसर को ट्रीट करने में अच्छे से यूटिलाइज करा जा सकता है। और हमें कैसे पता चला कि ट्रांसप्लांट के बाद ये सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि हमने पूरे जो ब्लड सैंपल है उसका जीनोम सीक्वेंस करा है। जीनोम सीक्वेंस मतलब जो डीएनए ना उसका जो सीक्वेंस है उसको पढ़ा है, एक एक करते करते हमने उसको रीड करा है। ऑब्वियसली अगर हम डीएनए के सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं और हमें पता चला कि यहाँ पे तो एक ऐसा सीक्वेंस है या ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो कि होना नहीं चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे म्यूटेशन हो चुका है। लेकिन जब हमने ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स में ब्लड सैंपल को देखा तो देखा गया कि म्यूटेशन की कमी, जो म्यूटेशन है वो बहुत ही कम था और जो ओवरऑल डीएनए था वो इंटैक्ट और हेल्दी था। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। यहाँ पे बोला गया है कि जो कूल वाटर है ओशन की सरफेस के ऊपर वो अच्छे से कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। अब ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ टर्म है जैसे ओशन स्किन जो इसमें लिखे हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ओशन स्किन क्या होती है? बहुत ही सिंपल टॉपिक है कि सपोज ये ओशन है, इसके ऊपर ऊपर वाला जो रीजन है बहुत ही छोटा सा रीजन जिसको जो कि ऑलमोस्ट 2 मिलीमीटर का होता है, मतलब बहुत ही कम इसकी डेप्थ है, उसको हम कहते हैं ओशन स्किन। और ये जो ओशन स्किन है ये बाकी जो पानी है ना उससे थोड़ा सा कूलर होता है, थोड़ा सा ठंडा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और क्योंकि वो ठंडा है तो जो ऊपर वाला टोटल जो ओशन स्किन है उसके पास कार्बन को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो थोड़ी बढ़ जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज़ है कि जो कोल्ड वाटर है वो क्या है? कोल्ड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है इन कंपैरिजन टू द वार्म वाटर। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़, WHO केजी अबाउट पब्लिशिंग मेघालय पोलियो केस इन डिटेल्स। अब ये बहुत ही कंसर्निंग न्यूज़ है क्योंकि ये देखा गया है कि मेघालय में एक 2 साल का बच्चा है जिसके अंदर पोलियो सिम्टम्स हैं। अब ये कंसर्निंग बात क्यों है? कंसर्निंग बात इसलिए है क्योंकि 2014 में ही WHO ने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया पोलियो फ्री है। इंडिया में से पोलियो ऑफिशियली एलिमिनेट हो गया था 2014 में। टेक्निकली जो है 2011 में ही हो गया था, लेकिन WHO ना 3 साल का एक पीरियड लेती है कि 2011 के बाद इंडिया में केस नहीं आया पोलियो का, लेकिन WHO ने बोला हम 3 साल वेट करके देखेंगे कि क्या सही में नहीं आया। तो 11 में हो गया था, लेकिन 3 साल उन्होंने वेट करा और 2014 में उन्होंने इंडिया को ये एक सर्टिफिकेट दे दिया कि आपकी कंट्री में पोलियो जो है वो ख़त्म हो चुका है, इंडिया इज़ पोलियो मुक्त। हाउएवर ये देखा गया 2023 में कि 2 साल का एक बच्चा था मेघालय में जिसमें पोलियो के सिम्टम्स थे। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये भी एक बहुत ही दूसरी बड़ी क्या प्रॉब्लम है, दूसरा जो इसमें इशू निकल के आया है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। वो ये है कि ये जो बच्चे को पोलियो हुआ है ये उस पोलियो से नहीं हुआ जो कि, मतलब पोलियो एक वायरस है ना, तो ये उस पोलियो वायरस से उसको नहीं हुआ जो कि नेचुरली अवेलेबल था, ये उस पोलियो वायरस से हुआ है जो कि वैक्सीन डिराइव्ड है। मतलब इसको समझते हैं, सपोज एक बच्चा है, ठीक है, अब हो सकता है उसके अंदर पोलियो वायरस हो या ना हो, हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं उसको वैक्सीन दे देते हैं। हमने पोलियो की वैक्सीन उसको खिला दी। अब वैक्सीन 2 तरह से दे सकते हैं, एक तो इंजेक्शन से, ठीक है, दूसरा ओरल रूट से। ओरल रूट मतलब इस इमेज में आप देख रहे हो ये जो बच्चा है इसको 2 ड्रॉप पिलाई जा रही है, लिटरली पिलाई जा रही है ना उसको 2 ड्रॉप वैक्सीन की, तो ओरल रूट से भी वैक्सीन दी जाती है। अब किसी बच्चे को, बहुत ही छोटा बच्चा है, उसको वैक्सीन दे दी तो उसको अब फ्यूचर में पोलियो होने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। लेकिन जब इस बच्चे ने ये ओरली पोलियो की वैक्सीन ली है तब ये क्या करेगा, डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ एक्सक्रीट भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये जो एक्सक्रीट है, इसका एक्सक्रीट है, ये कहाँ जाता है, ये सीवर लाइन में जाएगा। ठीक है, ये सीवर लाइंस में जाएगा, सीवर पाइप्स में जाएगा। लेकिन उन इलाकों में जहाँ पे जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो अच्छे से नहीं होता, जहाँ पे जो सीवेज पाइपलाइन सिस्टम अच्छे से नहीं होता, वहाँ पे ये जो पूरा सीवर लाइन का जो जितना भी मटेरियल है वो नदियों में,
ठीक है, रिवर्स में मिल जाता है। क्या होता है वो? रिवर्स में मिल जाता है। अब देखो बहुत ही सिंपल सा आपको मैं तरीका बताता हूँ। कोई नेचुरली अकरिंग पोलियो वायरस था, मान लेते हैं वो आसपास वाले इलाके में था, यहाँ पे, ठीक है, और जो बच्चे ने पोलियो की वैक्सीन पी है वो उसके एक्सकीटा के थ्रू सीवेज पाइपलाइन के फॉल्टी होने के कारण नदी में आ चुकी है। मतलब पोलियो वैक्सीन भी थोड़ी थोड़ी नदी में है और यहीं पे आसपास नेचुरली अकरिंग पोलियो वायरस भी है। अब क्या होता है? अब होता ये है कि ये जो पोलियो वायरस है ये इस पोलियो वैक्सीन के कांटेक्ट में आएगा। लेकिन देखो, जब वो आप बच्चे को ये पोलियो वैक्सीन दे रहे हो ना, तो डायरेक्टली दे रहे हो, मतलब जो पोलियो वैक्सीन की कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब वही पोलियो वैक्सीन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा पानी में मिक्स होता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाती है। मतलब अगर वो कोई इंसान लेगा भी तो उससे उस पानी को कोई पिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा उसको। लेकिन ये जो पोलियो वैक्सीन है, मतलब ये इस पोलियो वायरस को मार नहीं पाएगी, इस पोलियो वैक्सीन की छोटी छोटी बूंदें, क्योंकि ये पानी के अंदर इतनी ज़्यादा डाइल्यूटेड है। और क्योंकि ये इस पोलियो वैक्सीन को, सॉरी, इस पोलियो वायरस को मार नहीं पाएगी, तो पोलियो वायरस क्या करेगा? सीख लेगा कि इस टाइप की वैक्सीन बनती है और वो अब फ्यूचर में पोलियो वैक्सीन से रेजिस्टेंट भी हो जाएगा। ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो पोलियो वायरस नेचुरली अकरिंग, जो वैसे किसी के अंदर जाता नहीं, लेकिन एक बेबी था जिसको वैक्सीन दी गई, उसने एक्सक्रीटा किया और उसका उसके थ्रू कुछ पोलियो वैक्सीन के जो मेडिसिन है वो पानी में मिल गई। जो नदी में मिलती है वहाँ पे बहुत सारे वायरस भी थे। ये जो पानी में मेडिसिन गई, ये इस वायरस को मार तो नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में है, लेकिन वायरस ने इस मेडिसिन से सीख लिया और फ्यूचर में ये जो वायरस है वो अपने अंदर नोट कर लेगा कि ये जो वैक्सीन है इससे मुझे बचना है। ठीक है, तो अब जो तीसरा बच्चा है, इसको भी सेम वैक्सीन दी, लेकिन इसने इस नदी का पानी पिया। ठीक है, तो इसको क्या है, इसके अंदर पोलियो आ गया। अगर ये नॉर्मल नदी का पानी पीता जिसके अंदर मान लेते पोलियो वायरस था, लेकिन वो जो पोलियो वायरस अगर उस नदी में होता तो वो पानी पीने के बाद भी इसको पोलियो नहीं होता इस बच्चे को, क्योंकि ये जो पोलियो था इस नदी में जो इस बच्चे के अंदर आया, इसके पास कोई नॉलेज नहीं है कि कोई वैक्सीन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो वैक्सीन जो इस बच्चे के अंदर थी वो इसको प्रोटेक्ट कर लेती, लेकिन ये उस नदी का पानी पी रहा है जहाँ पे जो पोलियो वायरस है वो सीख चुका है कि मुझे इस पोलियो वैक्सीन के अगेंस्ट बचना है। तो जब इस इंसान को, इस बच्चे को आपने वैक्सीन दे भी दी और इसने पोलियो वाला पानी पी भी लिया, तब भी जो वैक्सीन है उसको ठीक नहीं कर पाएगी उस बच्चे को, या उसको बचा नहीं पाएगी, प्रिवेंट नहीं कर पाएगी। ये एक्चुअली जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना कि पोलियो वायरस ने जो वैक्सीन के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे उससे एक सीख लिया, उसका बेसिकली यही मतलब है कि म्यूटेशन के थ्रू अपने जेनेटिक जो उसका कोड है उसके अंदर उसने इसको नोट कर लिया। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसी को कहते हैं वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। सिंपल। WHO ने बोला है कि ये जो है ये वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस है, ये कोई सर्कुलेटरी पोलियो वायरस नहीं है। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस जो है ना, जो मैंने आपको अभी ये बताया पूरा इंसिडेंस, इसको ही वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस बोलते हैं। ये बोल रहे हैं कि जो VDPV है ये टाइप 1 का ही है, ये अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा जहाँ पे ये पूरे कम्युनिटी में सर्कुलेट कर रहा है, बट फिर भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे बोला गया है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है और जो इवन मेघालय स्टेट है उन्होंने इसको ढंग से डिस्क्लोज नहीं करा है, और WHO ने भी इस पर बहुत महीने हो चुके हैं कुछ अच्छा एक्शन नहीं लिया है। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि इस केस को लेके बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है और वो मेंटेन करनी चाहिए। अब आता है नेक्स्ट न्यूज़ पे, मिनी प्रोटीन कैरीज रेडिएशन डोज डायरेक्टली टू ट्यूमर्स। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है क्योंकि जब भी ह्यूमन बॉडी में कैंसर होता है उसको ट्यूमर भी बोला जाता है बाय द वे। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, कैसे ना कैसे करके जो कैंसर है और जो पूरा ट्यूमर है उसके अंदर जो कैंसर सेल्स है ना उनको मारना ज़रूरी होता है ताकि वो मल्टीप्लाई ना हो, क्योंकि अगर कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे तो जो ट्यूमर है वो बड़ा होता जाएगा, उससे फिर अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर में डेथ भी हो सकती है। तो ये कोशिश की जाती है कि कैंसर सेल जहाँ पर है उनको वहीं मार दो। ठीक है, इसके बहुत तरीके होते हैं। एक तरीका होता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन दो तरीके से दिया जाता है। सपोज किसी के हाथ में कैंसर है और अंदर की साइड है, तो इसके ऊपर ना रेडिएशन डाला जाएगा जो कि कैंसर के सेल के तक पहुंच जाएगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है, कैंसर सेल्स तो मरते हैं लेकिन आसपास के जो हेल्दी सेल्स हैं, है ना, जो स्किन सेल हो गए या और भी जो हेल्दी सेल है उनके थ्रू भी तो रेडिएशन जा रहा है ना, तो वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नॉर्मल रेडियोथेरेपी की। ठीक है, और इसमें अब क्या सोचा गया है कि क्यों ना हम
कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करे और बॉडी के अंदर हम बहुत ही छोटा सा एक बायोमोलिक्यूल, मतलब इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द रेडिएशन ऑन द एंटायर बॉडी पार्ट, क्यों ना हम, जैसे हाथ में ये ट्यूमर था, क्यों ना हम रेडिएशन को सिर्फ यहीं पे अप्लाई करें। अब ये करना तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आप रेडिएशन अप्लाई कर रहे हो तो वो आसपास वाले सेल्स पे भी लगेगा। तो ऐसा सोचा गया कि क्यों ना एक छोटा सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं जिससे रेडिएशन होता है, ठीक है। एक बहुत ही छोटा सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया जिससे रेडिएशन निकल रहा है। अब उसको एक बायोमोलिक्यूल में हमने पैक कर दिया, ठीक है। इस बहुत ही छोटे से बायोमोलिक्यूल में पैक कर दिया और उसको बॉडी के अंदर डाल दिया, ठीक है। और इस बायोमोलिक्यूल को हमने ऐसे बनाया है कि वो एक पर्टिकुलर कैंसर सेल के लिए ही डिजाइंड है। मतलब हमारे लिए अच्छी बात यह है कि जो कैंसर सेल्स है ना, उनके ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं नेक्टिन 4। मतलब यूजुअली जो कैंसर सेल्स हैं उनके ऊपर एक प्रोटीन रहता है जिनको हम कहते हैं नेक्टिन 4। तो हम क्या करेंगे, ये जो बायोमोलिक्यूल है जिसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने छुपा दिया है, बंद कर दिया है, हम इस बायोमोलिक्यूल को इस तरह से बनाएंगे कि वो कहीं और जाके रुकेगा नहीं। वो तभी रुकेगा जब, मतलब ये क्या है, पूरे बॉडी में छानेगा, पूरे बॉडी में सर्च करेगा, और इसकी सर्च तब रुक जाएगी जब इसको नेक्टिन 4 मिल जाएगा। और क्योंकि हमें पता है नेक्टिन 4 कहाँ पर है, कैंसर सेल के ऊपर है, तो जैसे ही इसको ये प्रोटीन मिला, मतलब ये पूरे बॉडी में ढूंढ रहा है, ढूंढते 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 मान लेते हैं ये किसी के हाथ में पहुंचा जहाँ पे ट्यूमर था, कैंसर सेल्स थे। अब इसको पता है कि यहाँ पे कैंसर सेल है, कैसे? क्योंकि इसको यहाँ पे नेक्टिन 4 मिल गया जो कि कैंसर सेल के ऊपर ही होता है। तो ये जो है बायोमोलिक्यूल यहाँ पे रुक जाएगा, और क्योंकि इसके अंदर क्या है, रेडियो आइसोटोप, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और वो डायरेक्टली यहाँ पे रुक गया, तो जो रेडिएशन इस एलिमेंट से निकल रहा है ना, वो इस कैंसर सेल पे अप्लाई हो जाएगा, सिंपल। तो मतलब जो रेडिएशन है हमने डायरेक्टली कैंसर सेल तक ही पहुंचा दिया, इंस्टेड कि हम पूरे बॉडी पे रेडिएशन कर रहे थे। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल है प्रिसीजन मेडिसिन का, और बहुत ही अच्छा ये एक तरीका है रेडियोथेरेपी का भी। और इन्हीं को ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जिनके अंदर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को छुपाकर बॉडी में भेजते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं, या इस मेडिसिन को कहते हैं, मेडिसिन के तरीके को बायो या फिर रेडियो फार्मास्यूटिकल, सिंपल। और आप ये भी देखो, कभी कभी ये जो रेडिएशन है ना, ये दो टाइप का हो सकता है। एक ऐसा रेडिएशन होगा जो कि सेल को मारेगा, तो हम इसको सिर्फ कैंसर सेल के पास ले जाएंगे। एक ऐसा रेडिएशन होता है जो कि एज एन इंडिकेटर काम करता है, बस मतलब वो किसी सेल को मारेगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं कोई बॉडी है, ठीक है, और ये जो बायोमोलिक्यूल है ना, जिसके अंदर ये ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट छुपा हुआ है जिसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो सेल को डिस्ट्रॉय कर पाए, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको अपने बॉडी में भेज दिया। लेट से जो बायोमोलिक्यूल है घूमते घूमते यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन हमें दिख तो रहा नहीं है क्योंकि वो बॉडी के अंदर है। तो हम क्या करते हैं, कुछ सेंसर्स होते हैं बॉडी के बाहर, उनके थ्रू ट्रैक करते हैं कि ये बायोमोलिक्यूल कहाँ पहुंचा है। कैसे ट्रैक करेंगे? क्योंकि ये जो है रेडिएशन कॉन्स्टेंटली दे रहा है, ये रेडिएशन किसी सेल को मार नहीं रहा, बट ये अपनी रेडिएशन तो कर रहा है ना, तो ये रेडिएशन जो है ट्रैक करा जाता है, और बायोमोलिक्यूल बॉडी में कहाँ पहुंचा है इसको भी ट्रैक करा जा सकता है। तो मतलब बेसिक रिसर्च के पर्पज से और ट्रीटमेंट के पर्पज से रेडियो फार्मास्यूटिकल को यूज़ करा जाता है। ये बेसिक सिंपल एक तरीका डेवलप हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, ये आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में आपके ये काम आएगी। तो रिसर्चर्स ने पहली बार शो करा है कि स्पेशली डिज़ाइन मिनी प्रोटीन, ये जो बायोमोलिक्यूल है ना जिसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डाला गया है, इसी को मिनी प्रोटीन बोला गया है। इसको यूज़ करा गया है टू डिलीवर रेडिएशन डोज डायरेक्टली टू द ट्यूमर सेल, ठीक है। और वो कौन सा ट्यूमर सेल है? जिसके सरफेस पे नेक्टिन 4 प्रोटीन है। अब देखो ये जो लाइन है इसको हमने बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से इंट्रोड्यूस करके समझ चुके हैं। रिसर्चर्स showed that the mini protein, also known as radiopharmaceutical, was able to target the cancer cell specifically। और जितने भी आसपास हेल्दी टिश्यूज थे, हेल्दी सेल्स थे, उसको इसने टारगेट ही नहीं करा। क्यों? क्योंकि हमने बायोमोलिक्यूल को ऐसा ही बनाया कि वो कैंसर सेल पर ही जाके रुकेगा, और जहाँ पे वो रुक गया वहाँ पे जो रेडिएशन है उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से वो डायरेक्टली उस कैंसर सेल तक पहुँचता है, जिससे कैंसर सेल मरना चालू हो जाता है, ठीक है। और जो नेक्टिन 4 है ये हमें क्या बताता है? नेक्टिन 4 अगर हमें किसी सेल पे मिल गया तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये तो एक कैंसर सेल है। तो ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स जो आइडेंटिफाई कर देते हैं ना, उनको हम कहते हैं बायोमार्कर। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बस ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। रेडियो फार्मास्यूटिकल इज़ अ टाइप ऑफ ड्रग दैट कंटेन्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसको इमेजिंग और ट्रीटमेंट दोनों के लिए यूज़ करा जाता है। ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है? जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैंसर सेल्स को मार रहा है,
इमेजिंग मतलब जो मैंने आपको बताया कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये रेडिएशन तो कर रहा है, लेकिन ये रेडिएशन किसी सेल को डैमेज नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, सेंसर्स के थ्रू इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो ट्रेजेक्ट्री है ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको ट्रेस करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट था। और यहीं पे हमारा लेक्चर फिनिश होता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना इफ़ इट रियली हेल्प यू। सो थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैव अ गुड डे।